जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, मामला बिल्कुल इस समय पर अपने परवान पर है कि राम मंदिर इशू। राम मंदिर एक ऐसा इशू है जो कि अपने आप में लोगों के लिए पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड ऑल। लेकिन मेरी और अभिषेक भाई की बात हो रही थी तो अभिषेक भाई ने एक लाइन बोली और मैंने वो लाइन ग्रैब करी। अब आप यूं तो नहीं कहेंगे अभिषेक भाई भी कि मैंने चोरी करी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि वैसा वो लाइन बताइए। लाइन थी कि राम टेम्पल या राम मंदिर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सम रिलीजियस फेथ एंड ऑल। नो, राम मंदिर हमारा सिंबल है भारतीय संस्कृति का। राम टेम्पल, राम मंदिर इज द सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन। फेथ तो तीसरे नंबर पे आता है। और इसमें अगर मान लिया मुस्लिम्स भी अगर राम को इमाम हिंद की फॉर्म में भी अगर मानना शुरू कर दे तो इंडियन कल्चर भी फॉलो हो जाएगा और फेथ के ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई, मंदिर पूजा, एक आइडल वर्शिप एक अलग चीज है और बिलीव इन द आइडियोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। दोनों चीजों में पिछली बार हमने एक डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में क्लियर वर्ड्स में अभिषेक भाई ने बताया था कि किस तरीके से असलियत में कंफ्यूजन है रिलीजन और कल्चर में, रिलीजन और ट्रेडिशन में, रिलीजन और रूल, जिस रूल को फॉलो करते हैं उसमें। आज उसी का एक तरीके का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने पहला वीडियो बनाया कि हाउ इंडियन मुस्लिम्स यूज्ड टू से आई एम नॉट इंडियन, मैं भारतीय नहीं हूं। इन द सेम वे पाकिस्तान ओनली आइडेंटिटी इज आई एम नॉट ए हिंदू। अब तीसरा पार्ट है कि भाई असलियत में आप अपनी जड़ को इसलिए भूल रहे हैं बिकॉज यू आर डिनाइंग राम, जो कि रिलीजन से ज्यादा कल्चर का हिस्सा है। तो आज हम इसी चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। राम इज द सिंबल ऑफ कल्चर, मोर अ सिंबल ऑफ कल्चर देन अ रिलीजन। अभिषेक भैया, ओवर टू यू। Thank you, Hari Bhai, for giving me this opportunity. जैसा हरि भाई ने अपनी ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा हम नहीं बना रहे और ना ही किसी रिलीजन के अगेंस्ट में है। भारत और भारतीय जो सच्चा है, जो भारतीय मूल्यों से अपने आप को जोड़ता है, वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट में हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो हम भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो करनी पड़ेगी और उस क्लैरिटी के बिना इंडिया शांत नहीं हो सकता। इंडिया में पीस जो है वो नहीं आ सकता, परपेचुअल पीस जिसको कहते हैं आप। इंडिया में ये दंगे, ये फ्लेयर अप्स, ये जो होते हैं कभी का, जो बहुत कष्टकारी होते हैं, किसी का भी जीवन जाए बहुत कष्टकारी होता है। और आप देखिए कि यदि आप किसी चीज की अगर उसके तह में जाके, जड़ों में जाके सोल्यूशन नहीं डालेंगे तो आपको परपेचुअल पीस नहीं मिलेगा। और इसके लिए खासकर जो लोग अब्राहमिक फेथ से अपने आप को जोड़ते हैं, उनको तो इमैनुअल कांट की किताब परपेचुअल पीस, फिलोसॉफिकल स्केच को तो जरूर पढ़ना चाहिए। वो क्या लिखते हैं कि परपेचुअल पीस कैसे आएगा। इसका एग्जांपल आप ये देखें हरि भाई, आज तक मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में क्रूसेड हुआ, यहूदियों का परसिक्यूशन हुआ और आज भी यहूदी और मुस्लिम की लड़ाई अनवरत जारी है। कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, कितने लोग मर चुके हैं पैलेस्टाइन में, गाजा में, ये अनकाउंटेबल है। कि जो पहले हमास ने किया, जो उसके बाद उसका रिस्पांस जो इजराइल ने दिया, क्यों हो रहा है ये प्रश्न तो है ना। ये क्या है? ये इतना आसान है कि इजराइल ने कब्जा कर लिया पैलेस्टाइन ने की जमीन पे और उसी तरीके से पैलेस्टीन वाले ये कहें, इजराइल वाले ये कहें कि नहीं, ये तो टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते। ये जो कुछ थ्योरियां आई, वो थ्योरियां इनहेरेंटली कैपेबल नहीं थी पीस होल्ड करने की, हालांकि वो आई पीस के लिए। जब आप थ्योरी एक लाते हो और उस थ्योरी की बेसिस ऑफ वेरासिटी ये है कि बाकी थ्योरियां गलत हैं, ठीक है ना। एक अच्छा खासा दुनिया में चल रहा था, लोग अपने तरीके से भगवान को पूजते थे, जो जिसको समझ में आता था भगवान वो पूज रहा था। किसी के पास किताबें थी, किसी के पास किताबें नहीं थी। 102 से ज्यादा क्रिएशन थ्योरियां हुआ करती थी। कोई कहता है कि मानव ऐसे बना, कोई कहता है मानव ऐसे बना, कोई कहता है कॉस्मोस ऐसे बना, कोई कहता है कॉस्मोस वैसे बना। सब को एग्जिस्ट कर रहे थे, बड़े आराम से को एग्जिस्ट कर रहे थे।
इस चीज को लेकर के तो कोई रिकॉर्डेड लड़ाई मेरे हिसाब से तो नहीं मैंने देखी। आप हिस्ट्री के टीचर, आप मुझे बताएंगे कि तुम्हारी जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है वो गलत है और मेरी थ्योरी ऑफ क्रिएशन है वो सही है, इसको लेकर के लोगों ने तलवार लेकर के भांजा हो, पहले तो मैंने नहीं देखा। फिर आई ये मोनोथीज्म की जो थ्योरियां आई, इन्होंने किया बेड़ा गर्क। और आज मोनोथीज्म की थ्योरी को मानने वाले लोगों ने ही मोनोथीज्म से जान छुड़ाई। जब वो कहने लगे फ्रीडम, जब यूरोप हमको ये सिखाने की कोशिश करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे यहां से आई है, तो मेरा फिर दिल रोता है कि तुमने ना तो हमारी थ्योरी समझी और ना हमको पढ़ा। क्योंकि जब ऋग्वेद में ये कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, चाहे मैत्री कह लो, चाहे गरुण कह लो, ईश्वर के जितने भी नाम ले लो, सब एक हैं। विद्वान उनको अलग अलग तरीके से बता रहा है, ये वेद में ही कह दिया था। तो फिर हमको बता रहे हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? ये तुम्हारी समस्या थी, हमको जबरदस्ती आके थोप गए कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ाओ। आज जितने ये मोनोथीज्म वाले थ्योरियां थी, इनको मानने वाले लोगों ने सेक्युलरिज्म का जो सॉल्यूशन निकाला, वो प्रॉब्लम थी मोनोथीज्म की, वो प्रॉब्लम वैदिक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जी बोले बोले। अभिषेक भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो वो पढ़ाने आए तो वो खुद कंफ्यूज थे, खुद तो हमसे सीख के चले गए और हमें कंफ्यूज करके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एकदम, आपने जो कहा ये 100% सही है। हमारे और आज हम उसी कंफ्यूजन का दंश झेल रहे हैं कि वो जो कंफ्यूजन के शिकार लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहां भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनका जो कंफ्यूजन था वो अपनी समाज में उन्होंने सॉल्व किया। ये सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस किस चीज का नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया? अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इसको इतना बड़ा हुआ बना दिया हमारे देश में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यूके में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूके में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नाम का डॉक्यूमेंट नहीं है। उनके स्कॉलर्स भले ये कहें कि हमारा कन्वेंशन कस्टम सी जो कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं मानने को तैयार हूं, बिल्कुल सही बात है। आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रोफेसर यूके में जाके पूछिए, भाई आपके पास तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कर रहे हो? उनका जवाब क्या होगा? उनका जवाब यह है कि भाई हमारी कन्वेंशन कस्टम ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ आर्टिकल 73 में अगर ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अगर गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा, इधर उधर एक आध वो हो सकता है प्रोविजन ऑफ, लेकिन जो मेरी समझ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंस्टीट्यूशन विच इज नोन एज पार्लियामेंट। ठीक है ना? अगर पार्लियामेंट नहीं होता, आर्टिकल 73 अगर नहीं होता, तो पार्लियामेंट नाम की इंस्टीट्यूशन तो नहीं होती हमारे पास। सॉरी, 73 इज एग्जीक्यूटिव पावर, क्षमा कीजिएगा। पार्लियामेंट को क्रिएट करने वाला जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, वो मैं बता देता हूं आपको एग्जैक्ट नंबर। इंडिया में, हाँ इंडिया में 79, ठीक है ना? मेरे दिमाग में था 79, बट मैं फॉर सम रीजन 73 चल गया। 73 इज एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो आर्टिकल 79 यदि ये नहीं लिखता कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, तो हमारे पास पार्लियामेंट नहीं होती। ठीक है? हमारी कोई भी लॉ बनाने की जो पहले की जो बॉडीज रही होंगी, मगर वो पार्लियामेंट के नाम से तो नहीं जानी जाती, संसद के नाम से नहीं जानी जाती। आर्टिकल 79 नहीं होता तो कोई लोकसभा नहीं होता, आर्टिकल 79 नहीं होता तो कोई राज्यसभा नहीं होता, आर्टिकल 52 नहीं होता तो कोई राष्ट्रपति नहीं होता, आर्टिकल 124 नहीं होता तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, आर्टिकल 217 नहीं होता तो कोई हाई कोर्ट नहीं होता। ठीक है ना? आर्टिकल जो 321 या 24 है, 324 है, अगर वो नहीं होता तो कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता। जी बोले। अभिषेक जी, एक चीज मैं पूछ रहा हूं, हमने ब्रिटेन का एग्जांपल लिया, अगर हम फ्रांस को उठाकर देखें तो हर कुछ साल बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं, मेरे हिसाब से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बदल देते हैं। और लास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हो गए, हालांकि लिखा जो बिल्कुल ठीक था, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना, बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे जाने बिल्कुल ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है ये अमेरिका के वो जो 13 पेज कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है, जिसके अंदर उनको अपनी वो जो कॉलोनीज थी उनके लिए कॉमन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमन फॉर्म ऑफ पावर को जनरेट करने के लिए वो 13 पेजेस लिखने पड़े। बाद में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल को एस्टैब्लिश कर दिया, जिसमें सारी चीजें थी। बाकी नहीं तो था तो वो भी ब्रिटेन का ही एक्सटेंशन, और ब्रिटेन अगर कस्टमरी लॉज पे चल रहा है तो वो असलियत में वो ट्रेडिशन ही ये तो है, और क्या है।
और यही रीजन है जब मर्जी वो कोई भी सिस्टम चेंज कर देते हैं। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। हमारे यहां भी तो पार्लियामेंट होती थी, गण परिषद एंड ऑल। सर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ऐसा है कि अमेरिकन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक ट्रीटी है। इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी बिटवीन 13 कंट्रीज। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस ऑफ इंडिया। ये तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में कहा था, फिर भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि यूरोप के अलग अलग यूरोपीय देशों से जाके वहां लोग अमेरिका में बस गए थे, वो उनका ट्रेडिशनल होमलैंड नहीं था, वो यूरोपियन जो कॉमनैलिटी थी, बिकॉज दैट वाज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्लेव्स एंड द ब्लैक्स। 1764 वाला या 1765 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द व्हाइट पीपल ऑफ द अमेरिका हु बेसिकली ट्रेस देयर रूट्स इन द यूरोप। भैया ये तो खुश थे ना यूरोप, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, या अमेरिका में जो लोग उस समय रहते थे जिनको आप कॉलोनी कह रहे हैं, वो तो प्राउडली कहते थे वी आर कॉलोनी ऑफ यूके। उनको थोड़े कोई प्रॉब्लम था। वो तो यूके का स्टैंप एक्ट अगर नहीं आता और स्टैंप एक्ट के थ्रू उन्होंने जबरदस्ती उनसे स्टैंप की कलेक्शन की बात नहीं कही होती, तो वो कभी डिसग्रंटलमेंट नहीं था। उसके आप स्टैंप एक्ट आने के 2-3 साल पहले जाके देखे, जॉर्ज वॉशिंगटन जब लंदन की सड़कों में जॉर्ज वॉशिंगटन या कौन थे मैं नाम भूल रहा, वो लंदन की सड़कों में वॉक कर रहे थे और अपनी मेमोयर लिख रहे थे कि वी आर सो प्राउड कि हम इस ब्रिटिश उसके छत्र छाया में रहते हैं, राज में रहते हैं, हमारी ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट है। अमेरिकन सो प्राउड ऑफ इट। तो क्योंकि उनका कोई कल्चरल वो डीकोलोनाइजेशन उस तरीके का नहीं था जो डीकोलोनाइजेशन अमेरिका इंडिया का था। उनको इंडिपेंडेंस मिली इन द नेम ऑफ मोर पॉलिटिकल पावर, हमें इंडिपेंडेंस मिली कल्चरल इंडिपेंडेंस के नाम पे। तो खैर हम उस पर फिर कभी बात करेंगे, डीकोलोनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो फिर कभी बात करेंगे। आज जो बात कर रहे हैं कि आप ब्रिटेन को अगर आप देखें, ब्रिटेन में कोई संसद नहीं है। आर्टिकल 79 का कोई इक्विवेलेंट प्रोविजन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उनकी संसद का वो है कि भाई एक कोर्ट हुआ करता था जो 12वीं शताब्दी में या उससे पहले जो किंग्स लेता था, उसमें लोग आते थे, कोर्ट उनका लगता था, वही कोर्ट बाद में पार्लियामेंट बन गया। तो पॉइंट ये है कि कस्टम और कन्वेंशन अगर ब्रिटेन का है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया का कस्टम और कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लेने को तैयार हो? बार बार आप कहते हैं, हमारे यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट भी बार बार लिखता है और टू द एक्सटेंट सही है कि भाई हम वेस्ट मिनिस्टर स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अरे भाई तो उससे पीछे छुड़ाइए ना, अपना जो सिस्टम है उससे अपने आप को जोड़िए ना। अम्बिलिकल कॉर्ड आपने भारत का पॉलिटिकल सिस्टम का अम्बिलिकल कॉर्ड आपने जोड़ दिया है यूके से। स्कूलों में कॉलेजेस में हम लैटिन मैगजीन बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक नहीं रहे, संस्कृत मैगजीन पढ़ा देंगे तो हम बिगट हो जाएंगे और पता नहीं क्या हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा। तो आपने डीकोलोनाइजेशन तो किया ही नहीं, न तो अपनी संस्थाओं का डीकोलोनाइजेशन किया, न तो आपने अपने एजुकेशन सिस्टम का डीकोलोनाइजेशन किया। तो फिर आपको ये कॉलोनियल रूल से किस लिए आजादी चाहिए थी? तो आप तो डोमिनियन बन जाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया आज भी डोमिनियन है यूके का, न्यूजीलैंड आज भी डोमिनियन है यूके का। तो आपको क्या जरूरत थी फिर ये इंडिपेंडेंस लेने की? सेल्फ रूल ले लेते आप। अगर आपको सिर्फ ऑटोनॉमी से आप खुश थे और यही आपको कंटिन्यूटी करना था कि हमारा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, अरे भाई तो अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों से अलग किया तो उन्होंने सब अलग कर दिया। ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं फॉलो होता, वहां पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल लगता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल सो मच की ब्रिटेन का कोर्ट जो है पार्लियामेंट्री लॉज को आउटलॉ नहीं कर सकता। वो उसको बता सकता है कि भाई देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है इन सब मैटर्स। हालांकि अब कुछ मैटर्स में उन्होंने ये थोड़े बहुत पावर दिए हैं, लेकिन आज भी ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप तो करते हो, ताल ठोक करके करते हो। तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर भी एंजॉय करना है, लेकिन सिस्टम वेस्ट मिनिस्टर का है, अपना कुछ नहीं है। ये तो वही बात हो गई भैया। एक्चुअली हम थोड़ा सा, मेरे हिसाब से वो राम मंदिर से भटक रहे थे। अभी मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी पे अच्छा ओके ओके, मैं उसी पे ला रहा हूँ। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल समस्याएं देसी नहीं होंगी, विदेशी पॉलिटिकल समस्याओं को अपनी समस्या बना करके और विदेशी नियमों से अपने आप को सॉल्व कर रहे हो, समस्या होगी आपके पास। भाई क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत में समस्या रही है?
भारत के लैंड जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है तो काहे कह रहे हो कि सेक्युलरिज्म भारत का वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, उसका मतलब तो बता दीजिए। शुरू में तो नहीं था, बाद में क्यों आ गया? माइनॉरिटी वर्ड भी चाहिए, सेक्युलरिज्म भी चाहिए, दोनों फ्रॉड कैसे चलेगा? तो फिर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, अगर फिर माइनॉरिटी चाहिए आर्टिकल 30-31 में। और हिंदू राष्ट्र करने का मतलब ये क्या है कि क्योंकि हिंदू तो बेचारा एक ऐसी फिलॉसफी लेके बैठा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र भी बन जाए तब भी वो किसी के तफरीक कर नहीं सकता, क्योंकि उसके यहाँ ना तो जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना तो उसके यहाँ धिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना तो वो किसी को गलत कह सकता है। जो लोग हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज हम वेस्ट से लेकर के आए हैं, मैं उनको जरा ये बात बताना चाहता हूं कि अगर अपनी ही वर्सेस को पढ़ लेते हैं। ऋग्वेदा में लिखा है, इंद्रम मित्रम वरुणाम अग्नि हुरथो दिव्य स संपूर्णो गुरुत्मानम एकम सद विप्रहा वदंती अग्निम यम मातम ऋष्व माहु। मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, ये ऋग्वेद का 164 से 46 है, ठीक है ना? क्या कहता है इसका मतलब है, दे कॉल्ड हिम इंद्र मित्र वरुण अग्नि एंड ही इज हेवनली गरुड़ हु हैज ब्यूटीफुल विंग्स, द ट्रुथ इज वन but the sages call it by many names or described him in many ways. They called him Agni, Yama और मैत्रिवसन। हमारे यहाँ पे ऋषि मुनियों को ये आज्ञा था कि इनको अगर तुम बताओगे कि वरुण एक अलग देवता है, अग्नि अलग अलग देवता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सूत्र नहीं दोगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल नहीं दोगे, तो ये कल को लड़ मरेंगे अग्नि के नाम पे, यम के नाम पे और दूसरे भगवानों के नाम पे। इतने समझदार लोग थे, तुरंत क्रिएट कर दिया कि तुम उसको अग्नि कहो, वरुण कहो, इंद्र कहो, मित्र कहो, यम कहो, जो कहो, सब एक है। क्यों? क्योंकि सत्य एक है। उसको विद्वान जन कोई यम कह रहा है, कोई विष्णु कह रहा है, कोई इंद्र कह रहा है। ये है विजन। आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस तो करो। अगर आप बार बार कहते हो हिंदुइज्म में जब भी देखे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करना, ये इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है तो और क्या है इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करना, जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अगर हम इंद्र और विष्णु के उसमें अंतर नहीं कर सकते तो उसी तरीके से हम जीसस क्राइस्ट और अल्लाह को मानने वाले में भी अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उसी श्रेणी में एक नाम और जुड़ जाएगा। पॉइंट यह है कि भारत की फिलॉसफी और दर्शन को नहीं समझा गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहां समस्याएं नहीं थी, मगर वो समस्याएं फिलोसॉफिकल नहीं थी, वो पॉलिटिकल हो सकती हैं, वो सोशियोलॉजिकल हो सकती हैं, मगर उन समस्याओं का सॉल्यूशन आपको उन्हीं, अगर कोई सामाजिक समस्या थी तो उसकी जो सॉल्यूशन थी वो आपके जो विचार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो वैदिक है, उनसे किया जा सकता था। जैसे अगर मान लीजिए वैदिक की किसी सज्जन ने ये जो पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है उसको ये कहते हुए बता दिया कि ब्राह्मण सुपीरियर है किसी शूद्र से, तो उसकी सही इंटरप्रिटेशन दे दी जाती कि भाई ये इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हो। क्या संविधान पीठ ने कभी अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमेशा सही रहे? गोलकनाथ के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर जो है वो आर्टिकल 246 से आता है, विच बेसिकली इज अ प्लेनरी लॉ मेकिंग पावर। और इसलिए चूंकि वो आर्टिकल 246 से आता है तो आर्टिकल 13 का जो लॉ है वो आर्टिकल 246 के दायरे में आ जाता है, और इसलिए फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड नहीं किए जा सकते। कुछ ही दिनों के अंदर में आपने कहा नहीं 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 गोलकनाथ गलत है, केशवानंद भारती में आके आपने कहा नहीं हम फंडामेंटल राइट को, तो फिर वो जज साहब गलत थे। और क्या हुआ फिर अगर वो जज साहब ने गलत इंटरप्रिटेशन दे दी थी तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल तो वही रहा, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वही रहा, आर्टिकल 246 वही रहा, आर्टिकल 248 वही रहा, आर्टिकल 368 रहा। आपने उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया। तो इसका यह मतलब है कि संविधान में दी गई धाराओं, संविधान में दी गई अनुच्छेदों की गलत व्याख्या की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा भी की जा सकती है, और जजेस उसको ठीक करते हैं। तो अब यह है कि क्वेश्चन यह है कि आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल समस्याओं का सलूशन भारतीय व्यवस्था में ढूंढेंगे या जाकर के विदेशी व्यवस्था में ढूंढेंगे, यूरोप में ढूंढेंगे या कहां ढूंढेंगे?
आप ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है उसमें, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक उसका पार्ट है, लेकिन जो लार्जर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है वो बेसिकली वेदों से जाके जुड़ता है? ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप? आपको इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, वरना जो राज्य आप चला रहे हो, आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बाय एंड लार्ज तो रिप्रोडक्शन है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो आपको क्यों दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो कॉलोनाइजेशन से आपको रिलीज दिया गया वो क्यों दिया गया? क्योंकि दुनिया को यह पता था कि आपका कल्चर उनसे अलग है। दैट वाज द टेस्ट टू डिटरमाइन कि कॉलोनियल कौन है। क्या मोदी जी गुजरात से आकर के भारत पे बैठ गए हैं तो वो कॉलोनाइजर हैं? मोदी और अमित शाह जी तो गुजराती है ना, वो दोनों बैठ करके देश में बैठ, सब लोग जानते हैं कि 3 लोग शासन चला रहे हैं, 2 गुजराती और 1 उत्तराखंडी मिलकर के शासन चला रहे हैं, और तो कोई नहीं चला रहा पूरे देश को मिलकर के। तो भाई ये कॉलोनी नहीं है। हम यूपी के लोग कहें, बिहार के लोग कहें हमको कॉलोनाइज कर दिया, तमिलनाडु के लोग कहें हमको कॉलोनाइज कर दिया गुजरातियों ने। क्यों नहीं मान रहे हो आप कॉलोनी? तो आप अगर जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस को पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को डीकॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। जब दुनिया के सुप्रीम कोर्ट्स ने ये कह दिया कि जब कोई हार्ड केसेस आएंगे, ये जो लॉयर्स है वो समझेंगे, जब भी आपके सामने कोई हार्ड केसेस आएगा आपको अपने कस्टम और कन्वेंशन में जाना पड़ेगा। मैंने देखा है कई जज साहब हमारे वो सूफीज्म को भारत का कस्टम और कन्वेंशन बता रहे। सूफीज्म कोई भी हो, उसका बेसिक तो उसका जो मॉरल कंपस तो रिलीजियस बुक से आएगा। तो क्या कुरान भारत की मोरालिटी है? भारत की मोरालिटी क्या कुरान है या भारत की मोरालिटी वेद है? ये तो आपको बताना पड़ेगा। भारत में वेद कुरान को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, बट क्या कुरानिक जो मोरालिटी है वो भारतीय मोरालिटी है? मोरालिटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना कि वो एक अलग चीज है, फ्रीडम देना कि आप मत मानो वेद को, आप कुरान को मानो, ये एक अलग चीज है। भगवान राम की भगवान राम हमारी मॉरल का कंपस है। भगवान राम कोई लॉ गिवर नहीं है, वो ही इज आप समझ लीजिए एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मर्यादास कैन बी फॉलो, हाउ मॉरल्स कैन बी फॉलोड। ही इज नॉट अ मॉरल गिवर, ही इज अ मॉरल फॉलोअर। उन्होंने कोई नए मॉरल की स्थापना नहीं करी। उन्होंने ये दिखाया कि अपने पिता के दिए गए वचन के लिए राजपाट छोड़ दो। ये मॉरल पहले से एग्जिस्ट करता था। उन्होंने कौन सा भगवान राम ने कहा ये मैं करके दिखाऊंगा, 14 साल मुझे संन्यास जाना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। लोग अपने बाप की गर्दनें काट देते प्रॉपर्टी और उसके लिए। उन्होंने कहा मैं नहीं काटूंगा, मेरे बाप गलत किया, मेरा हिस्सा गलत किया, उनको अपनी तीसरी वाइफ के लिए उन्होंने मेरे उसको क्यों क्लेम कर दिया? वो चाहते तो इसका लीगल सोल्यूशन दे सकते थे, मगर उन्होंने लीगल और जुडिशियल सोल्यूशन नहीं लिया, वो चले गए मॉरल सोल्यूशन पे। उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे पिता ने गलत ही कहा हो, बिकॉज भगवान राम को जो वनवास हुआ वो किसी सही बात के लिए नहीं हुआ, भगवान राम को वनवास गलत बात के लिए हुआ, क्योंकि उनका क्लेम तो लेजिटिमेट था, क्योंकि वो जो उस समय का एग्जिस्टिंग रूल था कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता था वो बड़ा बच्चा ही जो है वो राजपाट देखता था। ये रूल था, उनका क्लेम था। वो कह देते कि पिताजी आप तो रूल के अगेंस्ट में जा रहे हो, हम तो लॉ को मानेंगे। मगर भारत रूल ऑफ लॉ से ज्यादा रूल ऑफ मोरालिटी का देश रहा है। भारत रूल ऑफ लॉ से ज्यादा, इसीलिए धर्म और लॉ में अलग होता है। तो भगवान राम ने आपको मॉरलिटी, मर्यादा की वो परीक्षा बताई कि नियम अगर कुछ भी हो, मगर अगर मोरालिटी की बात है, मर्यादा की बात है कि पिता जो है वो पुत्र जो है वो पिता की आज्ञा का पालन करेगा, चाहे पिता गलत आज्ञा दे दे। तो जो लोग हमारी मोरालिटी को कहीं जोड़ना चाहते हो, अरे भाई कोई भी शासन, मॉरल लेस शासन नहीं चला सकते आप भारत को मॉडर्न नेशन बनाने की जरूरत है। भारत पहले से मॉडर्न था भाई। क्या मॉडर्निटी होता है मुझे बता दीजिए। व्हाट इज द, मैं सुन रहा था कल किसी एक सज्जन को, वो कह रहे भारत को मॉडर्न नेशन बनाने की जरूरत है और राम मंदिर जाने से मॉडर्निटी नहीं बनेगी। पहली बात, भारत के मंदिरों में वेद लिखे गए, भारत के मंदिरों में गणित लिखे गए, भारत के मंदिरों में फिजिक्स लिखे गए। भारत का मंदिर कोई ऐसा मंदिर नहीं था जो कि किसी रिलीजियस ड्यूटी को परफॉर्म करता, वो मॉरल ड्यूटी देता था। लोगों ने मंदिरों में अपने बड़ी बड़ी काव्यों की रचना की है, सेक्युलर काव्यों की रचना की है, मैथ फिजिक्स की रचना की है। ऋषि मुनि और पंडित में और प्रीस्ट में अंतर समझना पड़ेगा। ऋषि मुनि पुजारी नहीं होते थे। पुजारी होना और ऋषि मुनि होना दो अलग चीज है, लेकिन ऋषि मुनि रहते मंदिरों में थे। पुजारी वो है जो कर्मकांड कराता है, ऋषि मुनि वो है जो आपको सिद्धांत बताता है, विज्ञान बताता है, पॉलिटिक्स बताता है, अर्थ बताता है। ऋषि मुनि साइंटिस्ट है, अगर उसका सही अनुवाद करना चाहते हैं तो। जैसे लेक्चरर्स
lecturers and researchers of modern society. अब ये कह ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और मॉडर्न क्या होता है भाई? व्हाट इज मॉडर्न सोसाइटी? एंशिएंट क्या प्रेजेंट है? डे भाई साहब, प्रेजेंट डे सोसाइटी में अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, नहीं, आपकी प्रेजेंट बात डे नहीं, सोसाइटी इन या आपकी यूरोपियन बात- सोसाइटी। मैं आज की बात, कल मैंने सुना मॉडर्न नेशन बनाने के लिए मंदिर नहीं जाना है। मॉडर्न क्या होता है? व्हाट इज मॉडर्न? मंदिर नहीं जाना मॉडर्निटी है? व्हाट इज मॉडर्निटी? हमको बताओ भैया जरा। हमको मॉडर्न नेशन बनाना है इंडिया को, मुझे, मैं मॉडर्न नेशन बना देता हूं। टेल मी द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न नेशन। क्या है मॉडर्न नेशन? भगवान राम मॉडर्निटी नहीं है कि अपने बाप का अगर तुम आज्ञा पालन करोगे तो मॉडर्न नहीं रहोगे? एक पत्नी के लिए जो मोनोगेमी तुम लॉ के थ्रू ला रहे हो, उन्होंने बिना लॉ के एक पत्नी की बात की, तो मॉडर्न नहीं है। अपने दुश्मन सारे युद्धों का नियम फॉलो करो, 5 बजे के बाद युद्ध मत करो, उसके बाद जो है तुम युद्ध में भी नियमों का पालन करो, उनकी स्त्रियों को मत छुओ। भगवान राम चाहते तो उनकी तो वाइफ को ले गया था, वो पूरी श्रीलंका की औरतों को उठा लाते, बोले ले चलो जो इन सबको, ले चलो मंदोदरी को, ले चलो रावण की वाइफ को। नहीं किया उन्होंने। ये मॉडर्निटी नहीं है। और क्या है मॉडर्न नेशन भाई? जिनेवा कन्वेंशन ऑफ लॉ फॉर, मैंने पढ़ा है चारों जो जिनेवा कन्वेंशन है, वो मुझे जबानी पता है, और तीनों एडिशनल प्रोटोकॉल, हेग कन्वेंशन। क्या है वो? लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्या लॉज है? पॉइंट ये है कि मॉडर्न नेशन का आपको आइडिया ही नहीं है। पता नहीं किस गफलत का शिकार हो मॉडर्न नेशन। भाई इंडिया का एंशिएंट और मॉडर्न एक है, साइकिल में है हम। हमारी क्या एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, ये आर्कियाइक प्रिंसिपल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर मॉडर्न है तो एकम सद बहुधा विप्रा वदंती फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दे रहा है। जब वो कह रहा है कि इंद्र कहो, चाहे मित्र कहो, चाहे यम कहो, चाहे कुछ भी कहो, अब आप उसमें और जोड़ लो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे जीसस कहो, वो सब एक है। सत्य बताने वाले अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन बात सब एक ही कर रहे हैं। हालांकि जिन्होंने और लोगों ने सत्य बताया, उन्होंने कहा ये तो गलत है भैया, हमारा वाला सही है। अगर हम भी यही कह देते कि भैया यम सही है, वरुण गलत है, ये गलत है, तो बोलते हैं हाँ ये आर्काइक प्रिंसिपल है। मॉडर्न क्या होता है बता दो भाई? क्या एकम सद बहुधा विप्राह वदंती एक आर्काइक प्रिंसिपल है, मॉडर्न नहीं है? क्या रामराज्य मॉडर्न नहीं था? कल कारखानों को ही मॉडर्निटी कहते हैं। उस समय के लोग जो काम कर रहे थे, हर युग अपने समय में मॉडर्निटी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से देख रहे हो तो हर युग एक समय के बाद मॉडर्न हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्निटी की बात करो ना, लेकिन मॉरल कंपास की मॉडर्निटी तो सेम रहती है। क्या आपको और हमको 100 बीवियां रखनी चाहिए? कौन सी भगवान राम की जो प्रिंसिपल है वो मॉडर्निटी का मॉडर्न नेशन का नहीं है? मॉडर्न नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जाता है भाई। ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो बात करेंगे। आप किस तरीके का ह्यूमन क्वालिटी आप पैदा कर रहे हो? फ्रीडम के नाम पे परिवार सिस्टम यूरोप में टूटता जा रहा है, ये आपको नहीं पता है? डिवोर्स रेट एकदम अपने हाइट पे है, लेकिन एक पत्नी ने अपने पति के साथ एक रानी होते हुए भी दुख सहे, सब कुछ सहा। उसके बाद उनके पति ने कहा कि भाई तुमको लोग कहने कि तुम रावण के यहाँ से आई हो, गलत हो गई। उसके बाद भी वो जाके दूसरी जगह रही, कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। ये मॉडर्निटी नहीं है भाई। व्हाट इज मॉडर्न नेशन? क्या इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक्स हर समाज में, भारत का ओईसीडी का जाकर के आप वो पढ़ ले। 2000 साल का इतिहास निकाला, इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री, तो ये तो उन्होंने 2000 साल का निकाला। मैं कह रहा हूं 8000 साल का निकाल के सकलो, इंडिया सब भी दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री था। और जब ये सोने की चिड़िया था तो क्या ये मॉडर्न नहीं था? भाई वो मॉडर्न नेशन क्या होता है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। मुझे ज्ञान दे दो भैया, मैं तो चीख पुकार रहा हूं कि हम यूरोप बन जाएंगे तो हम मॉडर्न होंगे, अपनी मान्यताओं को छोड़ने से हम मॉडर्न हो जाएंगे। और यूरोप ने, मैं पीएचडी किया जर्मनी से, मेरे प्रोफेसर कहते थे हमने अल्टरनेटिव फिलॉसफी इंडिया से सीखी है। तो क्या ये फिलॉसफीज ओल्ड हो गई हैं, आर्कियाइक हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है सोसाइटी में? कौन सी सोसाइटी जो है वो, सोशल ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा आपको ना। आप इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर की बात करते हो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम पे, तो क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के नाम पे ये नहीं कहते कि स्टेट के पास डिस्क्रिमिनेशन करने का पावर है? तो इगैलिटेरियन में तो डिस्क्रिमिनेशन इनहेरेंट है ना, इन ऑर्डर टू क्रिएट इन ऑर्डर टू काउंटर इनइक्वालिटी। ये ऐसे लफाजी वाले शब्द कह करके कि राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ भगवान पूजे गए हमारे यहां। आप आज पर्सन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन जी, उनसे बड़ा मैथमेटिशियन तो भाई बहुत कम ही लोग पैदा हुए हैं। वो कह रहे कि हमको तो कुलदेवी आके बताई जाती, उनका गर्दन काट लो, कि वो मॉडर्न आदमी नहीं था। ही न्यू इन्फिनिटी।
बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ही बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिक्स प्रोफेसर थ्योरिस्ट एवर सीन। और आप कह रहे हो कि मॉडर्निटी नहीं है, उसकी तो गर्दन काट देते भैया, क्योंकि वो बेचारा पूजा करके पाठ करके उतना बैठता था। वो कोई पुजारी नहीं था, वो ऋषि मुनि था। उसकी आत्मा को, उसकी मोरालिटी को, चूंकि आदमी में 50 कमियां होती हैं, दारू पीने से तो आप अपनी कमियों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके अंदर का जो राक्षस तत्व है वो तो बाहर आएगा। आपको सेक्स की डिमांड होगी, पैसे की डिमांड होगी, हवस होगी पावर की। लेकिन वही आप जब अपना दिमाग तप में, मेडिटेशन में लगाते हो तो कोई तो चाहिए ना अपना सेंटर मानने के लिए। तो जब यूरोप ने सेकुलरिज्म कहा, यूरोप का कोई भी कंट्री अपने आप को सेकुलर नहीं कहता, सभी क्रिश्चियन कंट्री हैं, अघोषित या घोषित, सभी क्रिश्चियन कंट्री। आप जाके उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, सब कहते हैं इन गॉड वी बिलीव। मैं आपको अभी कहिए तो बेसिक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूं सबसे पहले। बेसिक लॉ ऑफ जर्मनी में पढ़ देता हूं, आप उसमें देख ले गॉड वर्ड, गॉड का कोई वो क्या नाम है मेंशन है कि नहीं, अभी के अभी आप देख लें। सुन लीजिए प्रीएम्बल, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ऑफ द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ, कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गॉड एंड मैन। खत्म हो गई बात। वो गॉड की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गॉड लिख देते तो अब तक तो तूफान मच चुका होता। कौन से वाला? और ये भाई बिल्कुल, ये लोगों ने ये कुछ नहीं समझे। उन्होंने पॉलिटिकल पावर को सेपरेट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमारा मॉरल कंपस से क्रिश्चियनिटी से नहीं आएगा। उनका मॉरल कंपस आज भी क्रिश्चियनिटी से आता है और आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यूरोप से क्रिश्चियनिटी को नहीं लिया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन भारत से तुम भारत की आत्मा छीनने पे तुले हुए हो। भारत से तुम भगवान राम को अलग करने के, भाई भारत जो है, जैसे राष्ट्र और नेशन एक चीज नहीं होता। मैं बार बार कह गया भाई, लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स को भी समझो। हर लैंग्वेज में इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। इंडिया में रिलीजन कभी था नहीं, इंडिया धर्मों का देश है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, वो मूर्ख है। उसको कहने का मतलब था हिंदू पंथ नहीं है, धर्म तो एक ही है भाई, एकम सत्य। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। इसी को धर्म कहते हैं कि सत्य एक है। उसमें क्रिश्चियनिटी भी वैलिड हो गई, इस्लाम भी वैलिड हो गया। और जबकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों एक दूसरे को नहीं मानते, दोनों कहते हैं तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। आप देख लेना, यहूदी तो आज तक जिंदा है ना। यहूदी के जिंदा होने का मतलब ना तो कोई क्रिश्चियन है ना तो कोई मुस्लिम है, क्योंकि यहूदी कह रहा है हमारे वाले तो आएंगे लास्ट। सबके क्लेम का बेसिस वही यहूदी का प्रिंसिपल है, जिसमें वो कह रहा है लास्ट आना है। अगर यहूदियों में हो जाता कि अब कोई नहीं आना है, तो यहूदी के बाद कोई यहूदी नहीं बन, कोई और सेक्ट नहीं आता। तो हमने तो क्रिश्चियनिटी को भी मान्यता दे दी। आप किसी भारत के पुजारी से बात करवाओ, कहेगा हाँ क्रिश्चियनिटी सही अच्छा है। भारत के किसी पंडित से बात करवाओ या ऋषि मुनि से बात करो, कहेगा हाँ हाँ इस्लाम भी सच्चा है। लेकिन जरा किसी उनसे रबाई से कहलवा दो, यूश रबाई से, क्रिश्चियनिटी सही है। वो जानते हैं क्रिश्चियनिटी को। मैं सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा जो क्रिश्चियनिटी को समझे, जो टोरा पढ़ा हुआ हो। किसी जूइश बहुत से वीडियोस ऐसे देखे गए हैं जहां पर इजराइल के अंदर जो जू डोमिनेटेड हैं वो क्रिश्चियनिटी पे थूकते हुए नजर आए हैं। लिटरली कुछ वीडियोस ऐसे देखे गए हैं। ये नफरत का आलम है आपस में एक दूसरे से। नफरत, देखिए नफरत एक इंसानी फिनोमिना है, वो हमारे यहाँ भी हो जाएगी। हमारे यहाँ भी लोगों ने वर्ल्ड सिस्टम का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए बदमाशियां की हैं, हम उसको नहीं, लेकिन वो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि अब आपने पुलिस का एक पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट में पुलिस वाले को कुछ पावर दिए गए हैं। अब कोई एसपी अपने पावर का दुरुपयोग करके पैसे बना रहा है, तो ये पावर पुलिस एक्ट की नहीं है, ये बदमाशी उस पुलिस वाले की है कि उसने उसका गलत जो है पॉलिटी। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें शासन और प्रशासन दोनों की व्यवस्था की है, लेकिन शासन और प्रशासन मिलकर क्रिमिनल नेक्सस बन जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों की है जो इस थ्योरी के लूप होल को मिसयूज कर रहे हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं, जाके आप पढ़ लीजिए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय हांस किल्सन। वो ये कहता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अजम्पशन होता है, और ये सारे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वैलिडिटी कहां से आती है। पीपल ऑफ इंडिया, अगर पीपल ऑफ इंडिया प्री एग्जिस्टिंग थे, बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं। अगर आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़े तो बहुत अंतर है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एट बेस्ट इट्स अ ट्रीटी ऑफ 13 कंट्रीज, जिसमें उन्होंने आज भी उनके बीच में एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन का कोई अगर बंदा अपराधी ट्रांसफर होता है तो उसको वो एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। हमारे आपके एक्स्ट्राडिशन कहते हैं? नहीं कहते एक्स्ट्राडिशन। पॉइंट क्या है,
पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि भारत को ये जो भारत में सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा दिया, भाई भारत शुरू से सेक्युलर है। भारत ने यहूदियों को संरक्षण दिया है, भारत ने पारसियों को संरक्षण दिया है। किसने कब कहा कि, किस भारतवासी ने कहा कि हम धर्म देख कर रिलीजन देंगे? भाई यहां से आरिफ मोहम्मद खान हिंदू मेजोरिटी सीट से जीते गए। बेल्लारी से जाकर के सोनिया गांधी एक कैथोलिक जो है वो एक हिंदू को चैलेंज करती हैं, सुषमा स्वराज को, और हरा देती हैं। अब क्या चाहिए आपको यार सेक्युलरिज्म का? अगर वो सुब्रमण्यम स्वामी ने वो टेक्निकल क्लॉज नहीं लगाया होता कि इटली रेसिप्रोकल प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देता है चूंकि नेशनलिटी के आधार पे, वरना तो सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना डन एंड डस्टेड था। और उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो एंजॉय किया ना सोनिया गांधी जी ने, यूपीए की चेयरपर्सन होने के नाते। संजय बारू जी की किताब में है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पहले और बाद में सारे फाइल जो थे सोनिया गांधी जी के कार्यालय में जाते थे। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सबसे बड़ा वायलेशन है। लेकिन हुआ ना, पॉइंट ये नहीं है कि पॉलिटिकल व्यवस्था क्या थी, पॉइंट ये कि भारत ने कब ऑब्जेक्शन किया। एक सिख जो है वो कैथोलिक के अंदर में प्राइम मिनिस्टर रहने को तैयार था कि नहीं था? किसने कब? भारत की तुम सेक्युलरिज्म पे व्यवस्था पे उठाओगे, भारत को मॉडर्निटी आप सिखाओगे? भारत में सारी दुनिया में इन लोगों ने प्रचार कर दिया इनका कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है। अभी मैं मोंगल को सुन रहा था, ये क्योंकि ये यहाँ पे जो आए बाहर के जो मोनोथीस्ट थे, इन्होंने कमियां ढूंढी। उनको लगा यार ये इनइक्वल सोसाइटी है, ये तो देखो इनका चला। आप क्या नहीं चल रहा था स्लेव के साथ? आपने क्या किया? सबसे ज्यादा रेसिज्म आपके यहाँ पे हुआ। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की लड़ाई किस लिए हुई भाई? 38 साल की लड़ाई लड़ी, जिसका रिजल्ट आया बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो पॉइंट है कि आपने क्या लोगों, आपने नहीं, यहूदियों को क्यों आपने परसिक्यूट किया? इतनी नफरत। हमने तो किसी शूद्र को, जो हमारे अगर किसी ने धर्मसूत्रा में उनको कोई गलत दिया भी होगा पोजीशन, तो वो मैं, चूंकि वो मैन मेड लॉज है, लेकिन आपने तो यहूदियों को परसिक्यूट करके एनहाइलेट करना शुरू कर दिया था भाई। हमने कब किया? आप समझ रहे हैं? तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के अब जैसे मैं ये एग्जांपल देता, हार्ड केसेस में अमेरिका में ये आया कि भाई एबॉर्शन जो है वो वैलिड है कि नहीं है। अब इस पर डिबेट छिड़ गई कि पार्लियामेंट लॉ बना करके इसको इनवैलिड करे, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये बात चैलेंज हो जाए कि भाई मान लीजिए पार्लियामेंट ने जो है या अमेरिकन कांग्रेस ने जो है वो लॉ बना दिया कि एबॉर्शन जो है इलीगल है, वो चैलेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के नाम पे। अब जब जो जज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एनालाइज कर रहा है, वो उसके सामने ये आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है हमारे देश की, कि जो फीटस है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ है मदर से, या मदर का उस पर कंट्रोल है। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन तो भैया मोरालिटी और क्वेश्चन है, इस पर चूंकि कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता, और इस मोरालिटी के क्वेश्चन को आपको अपनी कंट्री के हेरिटेज और ट्रेडिशन में जाके देखना पड़ेगा। तो जब कोई एक अमेरिकन जो है वो राइट टू एबॉर्शन के मॉरल क्वेश्चन को एनालाइज करेगा, तो वो क्या भारत के वेदों में आकर के मोरालिटी ढूंढेगा अपनी? वो यूरोप के मोरालिटी में ढूंढेगा, वो क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट्स में, कैनन लॉ में अपनी मोरालिटी जाके ढूंढेगा। हमारे यहां यही हो ही नहीं रहा है। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के लिए आपको कभी अमेरिकन केसेस साइट होते हैं, कभी दूसरे केसेस साइट होते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, लॉयर्स हैं और जजेस हैं, उनको फॉल्स इक्विवेलेंस आपको ड्रॉ करना नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर देता है, अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री रहेगी, अमेरिका हिंदू कंट्री नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज वहां कुछ हिंदू रहते हैं, उन्होंने 4-5 टेंपल्स बनाने को दे दिए। वो कह रहे हैं आप बना लो हमारे अंदर में, हमें मंजूर है, मगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी वो वैदिक नहीं होगी। वो कहेंगे कास्ट सिस्टम हमारे यहां नहीं है, हमारा जो है वो मोनोथीज्म ही रहेगा। जीसस ही हमारी कॉन्शियस रहेंगे, राम हमारी कॉन्शियस नहीं हो सकते, प्रॉफिट मोहम्मद हमारी कॉन्शियस नहीं हो सकते। उसी तरीके से अगर आपको अबू धाबी में एक मंदिर बनाने को दे दिया गया, तो वो ये नहीं कहेंगे कि अब हम वेद हमारा जो है वो मॉरल कंपस हो गया। उनका मॉरल कंपस हमेशा इस्लाम रहेगा और कुरान रहेगा, और रहना भी चाहिए, उनकी जमीन से निकला है। लेकिन आप भारत से उसकी मोरालिटी छीनना चाहते हो। अगर लोगों को यहां मॉस्क बनाने का और चर्च बनाने का अधिकार है, बिल्कुल होना चाहिए, फ्रीडम है। कोई अगर उनमें जाना चाहता है, उन पूजा पद्धति को अपनाना चाहता है, बिल्कुल फ्रीडम है। और उसके बाद भी वो पॉलिटिकल सिस्टम में आकर के और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, उसका हक है, वो बनेगा, क्योंकि वो भारत का बेटा है। उसकी धार्मिक मान्यताओं को कभी हमारे हमेशा पर्सनल मैटर रहा है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों मिला है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ट्रेडिशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए मिला है। डीकोलोनाइजेशन इसलिए किया हमने, वरना हमें अंग्रेजों से क्या दिक्कत थी भाई? राज तो अंग्रेज भी चला रहे थे।
सेक्युलरिज्म के तहत ही राज चला रहे थे वो तो, बट उनके फिलोसफीज और हमारे फिलोसफीज में जमीन आसमान का अंतर था. द वे वी सी आवर सोसाइटी एंड द वे दे सॉ देयर सोसाइटी वाज इनहेरेंटली डिफरेंट. जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में जब ये फॉर्मूला दिया गया कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि कॉलोनाइजर कौन है और कॉलोनाइज कौन है, तो उन्होंने ये कहा कि जब कल्चरल डिफरेंसेस हो तो बेसिकली तो बात कल्चरल प्रिजर्वेशन की आ गई ना. चूंकि मोदी का और योगी का और शाह का और स्टालिन का और इन सब का भले ये सनातन को गालियां दें, लेकिन मोदी से स्टालिन, स्टालिन से नीतीश, नीतीश से ये लोग जो है सबका मॉरल कंपस जो है वो इंडियन है, वो वेद से ही आएगा. सनातन को ही गाली दे रहे हो और सनातन को ही गाली दोगे क्योंकि सनातन ही ये फ्रीडम देता है. पर क्योंकि आप चर्च को और दूसरे चीजों को गाली नहीं दे पा रहे हो, उसको क्रिटिसाइज नहीं कह पा रहे हो, उसको गलत नहीं कह पा रहे हो, जबकि वो आपस में एक दूसरे को गलत कह रहे हैं. यहूदी कह रहा है क्रिश्चियन गलत है, क्रिश्चियन कह रहा है इस्लाम गलत है, इस्लाम मिलकर कह रहा है कि ये दोनों तो सही है पर मैं सही हूं. मगर ये दोनों को गॉड ने जो है मना कर दिया है, ये अच्छे लोग नहीं है. पहले गॉड ने जूस बनाए, फिर वो जब तक लास्ट में गॉड ने अपना मैसेज दिया उन्हीं जूस को दुनिया का सबसे घटिया क्रिएचर डिक्लेयर कर दिया. अब आप क्या करेंगे? पहले भगवान जो है वो अल्कोहल बनाने के मिरेकल को कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ द साइन यू कैन आइडेंटिफाई माय प्रॉफिट. उसके बाद उसी अल्कोहल को गॉड ने प्रोहिबिट कर दिया. ये भी मुझे समझ में नहीं आया. तो पॉइंट ये है कि हमने तो सब स्टोरीज को मान लिया. हम तो कह रहे भैया आपका भी सही है, आपका भी सही है, आपका भी सही है. आइए अब आप दोनों तीनों मिलकर कह रहे तुम्हारा गलत है, तुम अपनी मान्यताओं को चेंज करो. भाई भारत में हमेशा से धर्म का राज रहा है. भगवान राम धर्म की वो उन्होंने किसी को अंतर नहीं किया. तो जब तक राम भारत के मॉरल कंपस रहेंगे तब तक तो भारत सेक्युलर है. जिस दिन राम भारत का कंपस नहीं रह गए, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह नहीं रह गए, गुरु नानक देव नहीं रह गए, जैन मुनि नहीं रह गए, जैन तीर्थंकर नहीं रह गए, बुद्ध नहीं रह गए, उन लोगों ने भारत के जिन लोगों ने अपनी मान्यताओं को, अपनी जड़ों को छोड़ दिया, वहां सेक्युलरिज्म नहीं पाया जाता. एग्जाम्पल है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा थे. बांग्लादेश ने 1971 में इसी वजह से, इसी इस्लामिक डोमिनेंस की वजह से उनको मारा गया, काटा गया. लेकिन वो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में कहा कि हम सेक्युलर रहेंगे, लेकिन 2001 या 11 आते 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 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम बिकम द स्टेट रिलीजन. तो जब तक, और बाकी सारी दुनिया को पता है कि वहां से माइनॉरिटी जितनी तेजी से गायब हो रहे हैं वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. चाहे वो भाग रहे हो, चाहे वो कन्वर्ट हो रहे हो और चाहे वो कत्ल किए जा रहे हो, पर ड्विंडल तो हो रहे हैं. ये तो रिकॉर्डेड फैक्ट है. और यहां पे माइनॉरिटी जब नहीं है, वहां पे माइनॉरिटी तो कहना भी चाहिए. यहां तो कौन माइनॉरिटी है? ये आपको भी पता है कि पांचों वक्त हम लोग नमाज सुनते हुए बड़े हुए हैं. भाई इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप to this charade. ये डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी is important so long as this democracy reflects the Indian values which is reflected in Vedas, Upanishads, Puran and other things. और अगर इनमें कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो कि वैल्यूज मॉडर्न सोसाइटी के लिए टेनेबल नहीं, हम उनको अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. जैसे 1956 का हिंदू मैरिजेस एक्ट ला करके हमने डिवोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया. पार्लियामेंट हमारे लिए सुप्रीम है, मगर पार्लियामेंट का अम्बिलिकल कॉर्ड, इसके जो धोनी से जो मां से जो नली जुड़ती है उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड उसका इंग्लिश वर्ड है, वो हमेशा वेद से ही जुड़ा रहेगा. वो ना तो यूरोप से जुड़ेगा, लैटिन मैगजीन से जुड़ेगा और ना ही वो कुरानिक सिस्टम से जुड़ेगा. फ्रीडम सबको है, लेकिन हमारी मोरालिटी का कंपस वेद ही रहेगा. उसमें कुछ कमियां होंगी, पार्लियामेंट के थ्रू चेंज होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसमें मोडालिटी लाई जा सकती है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हम अपनी मोरालिटी को ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे और हम यहाँ पे लोगों को रिलीजन फ्रीली सबको प्रोफेस करने का देते हैं, लेकिन ओवर आर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ इंडिया शैल रिमेन भारतीय ऑल द टाइम. तो बॉटम लाइन ये कि भैया ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रूव कर दिया कि देखो राम इज आवर कल्चर. ये सिंबल हैं कल्चर के, और जो कल्चर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है. बस बहुत सारे
मैकाले पुत्र और सोरोस पुत्र, जिनको क्या नाम है, एक ऐसी जनरेशन मैकाले ने बनाई कि भाई अल्टीमेटली हम एक ऐसा वो मतलब वो जो कलर और ब्लड से इंडियन हो और वैल्यूज और टेस्ट से यूरोपियन हो, वो आज के दिन सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसमें सैम पित्रोदा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन सबको असलियत में ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कल्चरल जो जड़ें थी वो खोद दी, सांस्कृतिक जड़ों को खोद दिया और हम अपनी ही जड़ों से अलग हो गए, तो कंफ्यूज होते घूम रहे हैं हम। बचपन हमारा पहले दिन से हिंदुस्तान सेक्युलर था, लेकिन उन्होंने हमें उस सेक्युलरिज्म के नाम पे एक गलत यार्ड स्टिक पकड़ा दी, जो अब्राहमिक रिलीजन्स और उसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म लिबरलिज्म का एक तड़का लगाकर पकड़ा दी, और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई असलियत में हमारा पेट खराब क्यों हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे हाथ में जो सेक्युलरिज्म की यार्ड स्टिक है वही गलत है, और उस यार्ड स्टिक के अंदर कल्चर को डिनाई करना ही मॉडर्निटी या यूं सेक्युलरिज्म कहा गया। लेकिन रियलिटी ये है कि राम जो अपने परिवार, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, उसके नाम पर प्रूव करने के लिए 14 वर्ष का वनवास, जैसे कि भैया ने कहा, वो बिताने गए, तो उनसे एग्जाम्पल लेने की जरूरत है। और ये सही बात है कि टीवी डिबेट में मैंने एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुना था, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राम और औरंगजेब में आपको चूज करना है कि किसे चुनना है। एक जिसने अपने बाप के एक मतलब अपने पिता के एक आदेश पर 14 वर्ष का वनवास झेला, वही जिनकी और उनकी वाइफ जिन्होंने अपने पति के साथ 14 वर्ष का वो अज्ञातवास मतलब वनवास झेला, और उसके बाद एक आदेश पर वो भी अपना जंगल में बिना कुछ कहे चली गई। एक भाई सब एक लाइन और छोटा भाई जो अपने भाई के साथ आगे बढ़ता है, और उसके बाद एक भाई जो उनकी खड़ाऊ राज सिंहासन पर रखकर 14 साल तक शासन करता है, और शत्रुघ्न जो अपने भरत भाई को इतना प्यार करता है कि भाई जो तुम कहोगे वही होगा, और आने के बाद बड़े भाई का सम्मान इस तरीके से किया जाता है जो अल्टीमेट। और दूसरी तरफ औरंगजेब जो कि फॉरेन कल्चर है, जो कि मतलब अपने बाप को अपने बड़े भाई की गर्दन भेजता है, और वो भी उस टाइम जब वो खाना खा रहा होता है ताकि वो मर जाए। तो दोनों में कल्चर्स में से कौन सा कल्चर हमें फॉलो करना है, किसे आप अपने घर में देखना चाहेंगे, राम को या औरंगजेब को? ये हिंदुस्तान के हर हिंदू को और मुसलमान को सोचना पड़ेगा। भैया सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। नहीं, आप नहीं बोले, मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये चॉइस नहीं दी जा सकती, चॉइस दे दी जा चुकी है एक बार बस, कि आप औरंगजेब को चूज करो। भाई इस्लामिक मोरालिटी का ये है कि रिलीजन जो है वो प्रियजन से ऊपर है। हमारा यहाँ पे रिलीजन जो है प्रियजन ही धर्म है, वहां पे धर्म के लिए प्रियजन को छोड़ दीजिए, अगर आप उसको धर्म कहना भी चाह रहे तो। अगर प्रियजन और धर्म के बीच में चुनना है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारा धर्म ही प्रियजन की जो है, बाप की सेवा करना ही हमारा रिलीजन है। वो कह रहे हैं कि यदि आपका पिताजी आपके रिलीजन को नहीं मान रहे तो आप पिताजी को छोड़ दो। ये दो मोरालिटी अलग अलग है भाई, ये बात को समझना पड़ेगा। someone needs to say there is a entirely different constitution morality। हम औरंगजेब को चूज करने की आजादी नहीं दे सकते, भारत खत्म हो जाएगा। हमने 1947 में, चूंकि इतिहास की कुछ ऐसी गहराइयां थी, जो एक सत्यता थी जिसको हमें मानना था, वो हम मान चुके, वो बात खत्म हो गई। अब दोबारा नहीं, चॉइस नहीं मिलेगी, क्योंकि चॉइस के नाम पे तो आप फिर ये तो गेम ऑफ वो बन जाएगा, कंफ्यूजन। डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भारत का धर्म जो है वो किसी डेइटी के लिए नहीं है। भारत का धर्म शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है। भारत का रिलीजन यानी धर्म क्या है? मां बाप की सेवा करना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये मोरालिटी किसी इस्लाम की नहीं हो सकती है, ना किसी क्रिश्चियनिटी की हो सकती है। वो कह रहे हैं कि भगवान और शिष्य, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मोरालिटी हमारी वही आएगी। फ्रीडम है, मुझे जीसस क्राइस्ट पसंद लगते हैं, मैं वही मानूंगा। मगर भारत का जो देव का चेतना है वो दूसरी है भाई। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड करते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड डाल करके आर्टिकल 370 में सोचते हो कि अब कश्मीर को हम अलग कर देंगे, वो नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स निकाले जाएंगे उसको डिफाई करने के लिए।
एनीवेज, मैंने ये कहा कि मोरालिटी का कंपस और मोरालिटी का कंटेंट दोनों अलग है। हमारी मोरालिटी है कि गुरु और गोविंद के बीच में हम, यानी भगवान और गुरु के बीच में, भगवान हमारे लिए छोटा है, गुरु बड़ा है, उनके लिए भगवान सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, सॉवरेन है। हमारी मान्यता नहीं है। तो इस तरीके से अपने पति के लिए भगवान से लड़ गई। हमारे लिए भगवान सबसे बड़े नहीं है जी। इस तरीके से भैया ने, अभिषेक जी ने बिल्कुल सही बताया कि भाई इस चीज से 100% एग्री करते हैं कि औरंगजेब और इस तरीके की आइडियोलॉजी को मानने का अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राम ही हमारी संस्कृति है और इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। भले ही आप किसी भी नाम से करें, हमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए राम इज द सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, और ये जो राम मंदिर है ये इंडियन कल्चर का अपना प्रतीक है। तो इस तरीके के साथ भैया कोई कंक्लूडिंग रिमार्क, या मेरे तो आप ही ने बोला है। मैं हाथ जोड़ के सबसे यही कहूंगा कि मैं बात एनालिसिस की हो रही है। जैसे जब एनालिसिस ऑफ कास्ट को लिखा बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, तो उन्होंने सही एनालिसिस शुरू की कि इंडिया में कास्ट सिस्टम की शुरुआत तो वैदिक है, बिल्कुल सही कही। उसकी कंक्लूजन क्या डॉक्टर साहब ने निकाला, ये एक अलग चीज है। तो हमको क्लियरली बात करनी पड़ेगी, डर के छुप के नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पूरा वेस्ट हमारी कास्ट सिस्टम को रिडिक्यूल करता है और उसको बोलने में एक पैसे का झंझट नहीं निकालता, तो हमें भी अपनी मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अपीजमेंट की बात ही नहीं है कि हमारी मोरालिटी और दूसरों की मोरालिटी में क्या अंतर है, ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी। मैं किस लिए शिक्षक हूं भाई? शिक्षक होकर अगर मैं ये अंतर बच्चों को नहीं पढ़ा पाया तो बात खत्म हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा जो मूल्य है या नीति है वो सही है। मेरा ये कहने का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भारत की अलग है। भारत में कभी भी देवता जो है या गॉड जो है वो सुप्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान राम हमारे हैं। वो कहते हैं जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि च गरियसी। हमें यह सिखाया गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि जाओ भगवान से पहले उस गुरु के पैर छू। ये है इंसानों की मान्यता, ये है ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गॉड एक क्रिएशन से अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस नीड्स टू बी क्लियरली स्पेल्ड आउट एंड स्पोकन एंड कम्युनिकेटेड सो दैट इट पर्कोलेट्स डाउन कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या। दिस इज फॉर मी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में सबको फ्रीडम है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपने तरीके से माने। लेकिन वो जो लोन एल फुलर की किताब में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को दो पार्ट में दिया था, एक था मोरालिटी ऑफ ड्यूटी और एक था शायद मोरालिटी ऑफ चॉइस, यानी कि 16-17 साल तक आपको स्टेट बताता है कि आप कौन हो, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद 16-17 के बाद जो है आप खुद से चुनते हो। मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन। सो मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन आप ले लो, लेकिन मोरालिटी ऑफ ड्यूटी इंडिया की जो है वो यही रहेगी। और आपका मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन जब मोरालिटी ऑफ ड्यूटी से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो मोरालिटी ऑफ ड्यूटी ही जीतेगी। इसका ये मैं एग्जांपल देके खत्म करता हूं बात को, कि भारत की मोरालिटी है कि पिता की सेवा करो, और यदि भगवान भी आ जाए कि ये तो गलत है, तुम पिता के लिए लगे रहो। गुरु अगर भगवान को गलत भी बता रहा है, लेकिन वो गुरु है अगर, तो उसकी सेवा करो। और कोई ये कह रहा है कि नहीं मैं तो गुरु को नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी मोरालिटी मुझे ये सिखाती है, और अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो गुरु ही आपके ऊपर विजय आएंगे। पिता और धर्म के, पिता और रिलीजन के बीच में पिता रिलीजन के ऊपर भारी पड़ेंगे। आप नहीं चूज कर सकते रिलीजन को पिता के ऊपर। पिता के द्वारा दिया गया कमांड भगवान के दिए गए कमांड से भी बड़ा है। ये हमारी मोरालिटी है जी साहब। तो इस तरीके से बहुत ही गजब लेवल का एक डिस्क्रिप्शन दिया। राम ही भारत की आत्मा में बसे हैं, और धर्म चाहे कोई भी हो, संस्कृति राम है और वो भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्हें मानना ही होगा। अदरवाइज भारत भारत नहीं रहेगा। और बाकी तो मानने से बिना मतलब कि लोग थोड़ा सा इसको लेकर, मानने से मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अब ये प्रिवेल करेगा, क्योंकि कोई तो बैठेगा ना एज अ जज कि दो मोरालिटी में कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सी मोरालिटी जीतेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जीतेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च किताब है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही है जो मैंने बताई।
तो आपकी पर्सनल मोरालिटी में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में जब भी जज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जीतेगी। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ऊपर कोई मोरालिटी नहीं। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रभु श्री राम है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गुरु और देवता के बीच में गुरु ज्यादा बड़े हैं, ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि पिता के लिए आप मोरालिटी को लॉ से ऊपर रखो। भगवान राम चाहते तो कहते मेरा हक है कि मैं राजा बनूं, क्योंकि यही परंपरा है, यही रूल है, रूल ऑफ सक्सेशन यही कहता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन उन्होंने मोरालिटी को लॉ के ऊपर रखा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा हक है, सही है, लेकिन पिताजी की आज्ञा पालन करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। यह है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसको कोई करने की कोशिश करेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही साबित होगी। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की मोरालिटी ग्रीस होगी, सोक्रेटिस होंगे, केनन लॉज होंगे, हमारी अर्थशास्त्र होंगे, चाणक्य होंगे, वेद होगा, उनका बाइबल होगा, हमारा वेद होगा, अरबों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुरान होगा। सबको सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दे दी गई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबको फ्री रिलीजन, आप जिसको माने, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है कि आप रिजेक्ट कर दो हमारे भगवान को, रिजेक्ट कर दो मूर्ति पूजा को, आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कंफ्यूज ना करें। आपको फ्रीडम है, आप भारत से ज्यादा फ्रीडम किसी देश ने नहीं दिया। जी धन्यवाद। अभिषेक जी, एक देखिए, मैं वैसे तो कंक्लूड तीसरी बार कर रहा हूं, एक आखिरी, अब मन नहीं कर रहा आपसे वो सवाल पूछे, मतलब पूछने का इतना मन है। एक मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक चीज जो बड़ी अजीब सी मेरे को आपकी आज बातें करने के बाद समझ में आई कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख नहीं पाए, लेकिन शायद पहले संविधान के ऊपर जो रामायण की चित्रकारी की गई थी, शायद उसमें बता दिया कि होल कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इट, क्योंकि चित्रकारी और फोटोएं तो बिल्कुल रामायण की हैं सारी, और पूरी लगभग रामायण से ही काफी ज्यादा, तो पॉसिबली यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंदर है, लेकिन मोरालिटी यहां से शुरू हो रही है। जो समझने वाला है वो समझेगा, जैसे आपने अभी ये समझाया। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दिस इज एन एप्ट कंक्लूजन। तो इसके साथ मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया नोट के ऊपर हम पहुंचे कि हमारे संविधान में बताया गया कि भैया राम ही संविधान की आत्मा है, देश की आत्मा है, मानना तो इन्हीं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। धर्म कोई भी हुआ, संस्कृति यही है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे भैया से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भाई देखो, वो नॉलेज जो आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में लॉ यूनिवर्सिटी में इस टाइम पढ़ा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। सर मैं आपकी यूनिवर्सिटी वाला जो पार्ट है वो एक बार इंट्रोडक्शन वो वाला दीजिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। बार काउंसिल की ब्रेन चाइल्ड है हमारे जो चेयरपर्सन हैं ऑनरेबल श्री मनन मिश्रा जी, उनका ब्रेन चाइल्ड है श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी, और भी कई हमारे जो बार काउंसिल के विजनरी लीडर्स हैं, उनका ये एक वो है, गोवा में है, ये अभी इसका दूसरा साल चल रहा है। इट्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। और आप में से जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, मैं आपको और भी बातें बताऊंगा, और अब मैं यूट्यूब पे एक सेशन भी रखूंगा जी। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये नॉलेज है वो फाउंटेन जो है वो कहाँ से निकलता है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर भाई साहब पढ़ा रहे हैं और इंडियन बार काउंसिल उसको का ब्रेन चाइल्ड है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से वो डायमेंशंस निकल के आएंगे। और इससे पहले की भी अगर आप अभिषेक जी की इंट्रोडक्शन सुनेंगे तो दुनिया के कई देशों के अंदर इनकी पीएचडी और रिसर्च वगैरह है जो सर वो भी बताइए थोड़ा, मतलब मन भर नहीं रहा। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बनारस से की +2 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने 1999 में 5 इयर्स लॉ में एडमिशन लिया देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में। वहाँ से मैंने 5 साल का लॉ किया, हालांकि मेरा नालसार में भी एडमिशन हो गया था
जो बच्चे लॉ के हैं वो जानते हैं, पर आर्थिक स्थिति के कारण मैं एडमिशन नहीं ले पाया, मुझे ये बात हमेशा से कमी खलती रही। फिर मैंने यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया हेग में था, जो एक ट्राइब्यूनल यूनाइटेड नेशन चला रहा था, उसमें मैंने इंटर्नशिप करी 6 महीने की। फिर मुझे ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज स्विट्जरलैंड से, जेनेवा स्विट्जरलैंड से मुझे स्कॉलरशिप मिली फॉर स्टडिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉज एंड ऑल दैट, जो मेरा एक्सपर्टीज है। फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा एलएलएम किया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में, और वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में एलएलएम करने के बाद मैंने सिंगापुर के लॉ फर्म में कुछ दिन तक काम किया 2008 में। फिर मैंने इंडिया में वापस आ गया, इंडिया में मैंने एक लॉ फर्म में काम किया बेंगलोर में। फिर वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, वो जो हमारे पार्टनर हुआ करते थे लॉ फर्म में, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम एकेडमिया में आओ। मैं चॉइस से नहीं आया था एकेडमिया में, मैं अच्छा खासा लॉ फर्म में जॉब कर रहा था और मैं उसी से खुश था, लेकिन उन्होंने मुझे 6 महीने तक ये, मैं उनको ना करता रहा और 6 महीने तक ये प्रोसीजर चला। अंत में मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैं फिर के IIT स्कूल ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गया। उसके 10 महीने बाद मैंने WBNUJS कोलकाता में है, वहाँ मैंने 4 साल पढ़ाया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मेरा PhD स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग से। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस। हमारे साथ जो और भी लोग बच्चे PhD करते हैं, वो कोई हार्वर्ड से था, कोई कैम्ब्रिज से था, कोई दोनों जगह से था। तो वहाँ से मैंने PhD की। उसी दौरान मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में। मैंने वहाँ पे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करीबन 3 साल। फिर उसके बाद मुझे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी जो है, उसमें सीनियर लेक्चरर बनने का मौका मिला। मैं उनके कजाकिस्तान कैंपस में मैंने वहाँ पढ़ाया अलमाटी में करीबन 2 सेमेस्टर। फिर मुझे बार काउंसिल से ये इनविटेशन आया और मुझे चूज करना था कि इंडिया वापस आऊँ। मैंने कहा लेट्स गो बैक टू इंडिया एंड हियर आई एम। सो दिस इज माय स्टोरी। हाँ, तो इस तरीके से अभिषेक सर है ना, जो अपनी एक इंट्रोडक्शन की कॉपी लेके चलते होंगे। मैं देना थोड़ा पसंद नहीं करता। नहीं भाई साहब, नहीं, बच्चे पूछते हैं कि सर अभिषेक सर तो क्या नाम है, तो भाई अल्टीमेटली जिसके इंट्रोडक्शन में कॉपी भर रही हो। नहीं नहीं, तो किस्मत की बात है। देखिए, तो बस आई वाज लकी, वरना मुझसे भी तो अभी इस डिस्कशन को यही खत्म करते हैं। अगले डिस्कशन ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इनसे हम ज्ञान लेते रहेंगे और आगे बिल्कुल सर को थोड़ा थोड़ा टाइम बाउंड का मतलब टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा।